एक बार फिर से दहला दिया यमन ने। जी हां, हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए हैं। उनकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। इलत शहर जो पहले अभी 10 दिन पहले ही जिस पर एक के बाद एक ड्रोन अटैक हुए थे, वहां दोबारा हमला हुआ है। हमले के हालात के बाद उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि इलत के नाम से भी लोग घबराने लगे। इजराइल में इलत शहर जो सबसे खूबसूरत माना जाता है, उसकी आज की तस्वीर देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इलत एक ऐसा शहर है जो टूरिज्म क्षेत्र के साथ साथ खास तौर पर वहां बना पोर्ट इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ धुआं धुआं कर दिया यमन के हूती लड़ाकों ने। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2 आपको यह भी दिखाऊंगा कि नेतन्याहू के जेल जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इसको लेकर भी कई तरह की खबरें निकल कर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि हिसाब किताब हो गया, गजा में सीजफायर की बात हो गई, फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई, लेकिन गजा में जो बच्चों को मारा गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कब आईसीसी की तरफ से जारी वारंट तामील किया जाएगा और नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाएगा? यानी नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए अब आवाज उठने लगी है। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा नेतन्याहू के एक मंत्री ने कैसे मुसीबत बढ़ा दी इजराइल की। पश्चिमी देशों का पारा हाई क्यों हो गया एक घटनाक्रम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे यमन ने बहुत बड़ा हमला किया है। पहले इस वीडियो को आप जरा देखिए। अचानक से वो नीचे आने की कोशिश है और एकदम ब्लास्ट होगा। देखिए, इस जोरदार धमाके के बाद वहां के हालात बिगड़ते नजर आए। यमनी ड्रोन है वो लगातार एक के बाद यमन का ड्रोन वहां पर अटैक हो रहा। अच्छा, यमन के ड्रोन से इतनी घबराहट इजराइल को क्यों, तो वो आपको बता देता हूं। दरअसल खबर यमन के ड्रोन से नहीं है, दरअसल यमन के पास पहुंचे अत्याधुनिक ड्रोन से इजराइल खौफजदा है। दरअसल ये माना जाता है कि इस दौर में जो ये दौर चल रहा है, अलग अलग देशों की अपनी एक खासियत है। अमेरिका की अलग है, हमारे देश की अलग खासियत है, चीन की अलग है, रूस का एक अलग है, सबके अलग है। किसी का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, किसी का वाइट फाइटर प्लेन बहुत शानदार है, किसी की मिसाइलें बहुत अच्छी हैं। ईरान के लिए कहा जाता है कि उसकी जो मिसाइल टेक्निक्स है वो, और एक उसके सबसे खतरनाक है ड्रोन जिनको इस पूरी दुनिया ने तब देखा था जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर हमला किया था। मात्र 1 घंटे के भीतर सब कुछ खत्म सा कर दिया था। ये हालात पैदा हो गए थे यूक्रेन में। अब देखिए, वही ड्रोन अब यमन तक पहुंच गए, ऐसी खबर है। क्योंकि इससे पहले जो हमला हुआ था, उस हमले में भी आपको बताया था कि जो आयरन डोम था उसने 2 बार इंटरसेप्ट करने की कोशिश उस ड्रोन को की, लेकिन दोनों ही बार वो फेल साबित हुआ। अब ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है कि ये वही ड्रोन फिर से दागे गए और हालात यहां पर वैसे ही बने नजर आ रहे। देखिए, लोग डरे हुए हैं, छिप छिप कर ड्रोन को देख रहे हैं। तो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। खबर भी है, एक्टिवेशन ऑफ एयर डिफेंस इन इलत एमिडस्ट यमनी ड्रोन स्ट्राइक। यमन की ड्रोन स्ट्राइक के वक्त बीच में ही इलत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। लगातार उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात लगातार हाथ से फिसलते नजर आए। यानी इलत एक बार फिर से दधक उठा, एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिला। ये वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये देखिए, ये वही इलाका है, ये रेड कलर का जो देख रहे हैं, ये पूरा इलत इलाका है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि ये देखिए पूरा समुद्री क्षेत्र है। कई मायने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इजराइल के लिए ये इलाका। ये दक्षिणी इजराइल में पड़ता है, समुद्री क्षेत्र है, और समुद्री क्षेत्र होने के नाते इजराइल में सबसे बड़ा टूरिज्म का जो काम करता है वो यही इलाका करता है। यानी टूरिज्म के लिहाज से अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई धार्मिक जगह होती हैं, कोई ऐसी जो होती है जो प्राचीन जगह होती हैं, तो वो टूरिज्म की अलग जगह होती है। लेकिन ये मौज मस्ती जहाँ पर बहुत पैसे वाले अलग अलग देशों से इजराइल में आते हैं, तो वो इलत ही जाते हैं ज़्यादातर। वो यरूशलेम इतना नहीं रुकेंगे, तेल अवीव, वो कहीं नहीं रुकते। जो बहुत पैसे वाले होते हैं और जिन्हें मौज मस्ती चाहिए होती है, वो विदेशों से आकर भी इलत जाते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा वहाँ रहता है। लेकिन फिलहाल वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि 10 दिन पहले भी ऐसे ही हमला और 10 दिन बाद फिर इलत पर वैसे ही एक बड़ा हमला किया गया है। ये खबर निकल कर आई। अब आइए एक खबर यमन ने कंफर्म कर दिया है। यमन ने दरअसल ये कंफर्म किया है कि वो वी विल सपोर्ट द कोलंबियन प्रेसिडेंट्स प्रपोजल टू फॉर्म एन आर्मी टू लिबरेट
फिलिस्तीन। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया उसके साथ खड़ा हुआ है यमन, उसके साथ खड़े हैं हूती लड़ाके। हूती लड़ाके पहले से तैयार है। दरअसल हुआ ये कि अभी आपको हमने दिखाया था कि अमेरिका में यूएन की बैठक हुई थी जिसमें बॉयकॉट हो गया था नेतन्याहू का, 180 देश छोड़कर चले गए थे उनके प्रतिनिधि, वही वाला। तो उसमें कोलंबिया के प्रेसिडेंट बाहर आए थे और वहां जो प्रदर्शनकारी बाहर यूएन के ठीक बाहर खड़े हुए थे उनको संबोधित करते हुए काफ़ी बातें बोल दी थी। उन्होंने कहा था कि जो एक ऐसी आर्मी बननी चाहिए जो अलग अलग देशों के उसमें सैनिक हों और इजराइल के अंदर घुसिए, इजराइल को सबक सिखाइए और गजा में शांति कराइए। इसको लेकर यमन ने कहा है कि हमारे लड़ाके पहले से तैयार हैं, आप जब कहेंगे तब हम इजराइल में आपके साथ घुसने के लिए तैयार भी हैं, हमला करने के लिए भी तैयार हैं और गजा में शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया। क्या यमन और कोलंबिया, जिसमें इंडोनेशिया ने भी कहा था कि हमारे 20,000 सैनिक इजराइल में घुसेंगे, उन्होंने भी जिक्र किया था। यानी इंडोनेशिया, कोलंबिया, यमन के साथ साथ चीन मिलकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन खबर यह भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका है, उन्होंने साफ तौर पर आईसीसी को चुनौती दे डाली है। आईसीसी से कहा है कि लंबा वक्त बीत गया, एक ऐसा वक्त बीत गया जब लगातार इस बारे में बात हो रही है कि गजा में सीज फायर हो गया, अब इसके बाद गजा में सीज फायर के से पहले फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई, तमाम चीज़ें। लेकिन गजा को न्याय कब मिलेगा? गजा में मारे गए लोगों को न्याय कब मिलेगा, जिनका हमास से लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें फिलिस्तीनी होने की सज़ा दी गई और उन पर बम गिराए गए। क्या आईसीसी की अपनी कोई हैसियत है? ये साउथ अफ्रीका ने के प्राइम मिनिस्टर ने झकझोर दिया है। क्या अपनी कोई हैसियत है आईसीसी की, या वो पश्चिमी देशों की कठपुतली बना हुआ है? ये सवाल ऐसे वक्त में पूछा गया है जब सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नजर आ रहा है। ये तीसरा बड़ा स्टेप उठने जा रहा है। पहला क्या था? फिलिस्तीन को मान्यता, दूसरा गजा में शांति, सीज फायर, तीसरा नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए कहा गया है। दरअसल आईसीसी ने वॉर क्रिमिनल घोषित करते हुए नेतन्याहू और उनके एक पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया था। अब साउथ अफ्रीका का दबाव है कि जब कुछ ये सब हो रहा है तो गजा के निवासियों को, फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए। यानी नेतन्याहू की गिरफ्तारी फौरन होनी चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून काम करता है तो कोई चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की, अदरवाइज आप एक काम करिए, हम मान लेंगे आप पश्चिमी देशों की कठपुतली हैं। ये खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली गई। वहीं आपको पता होगा समुद्र फ्लोटिला जा रहा था, 497 लोग सवार थे, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी थी। ग्रेटा थनबर्ग को लेकर एक व्यक्ति थे जो तुर्की की थे, उन्होंने, पत्रकार ने कहा था कि उनकी आंखों के सामने जब हिरासत में लिया गया ग्रेटा थनबर्ग को, तो इजराइल के अंदर इजराइल के जो अधिकारी थे उन्होंने उनसे बदतमीजी की, उनके बाल खींचे, उन्हें पीटा था और इजराइल के फ्लैग को चूमने पर मजबूर किया था, जिससे पश्चिमी देशों में नाराजगी थी। इसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री सामने आते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, खबरें झूठी हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ। जबकि बेन गुवेर ने आगे आकर कहा ऐसा ही हुआ है। देखिए क्या कहा, आई एम प्राउड दैट द फ्लोटिला एक्टिविस्ट्स आर बीइंग ट्रीटेड एज टेररिस्ट, दिस इज माई पॉलिसी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि फ्लोटिला एक्टिविस्ट जो है उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हुआ और यही मेरी पॉलिसी है। ये कौन कह रहा है? ये खुद बेन गुवेर कह रहे हैं। इस एक खबर ने, इस एक दावे ने हड़कंप मचा दिया है कि पश्चिमी देशों से, क्योंकि नेतन्याहू बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, वो समझ गए पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हुई है। ऐसे में वो कोई भी नए देश को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग के साथ की गई बदतमीजी पर मोहर लगाकर बेन गुवेर ने इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। नमस्कार।